हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रयास। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, वंदर योगा की प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही है उसमें आज हम लोग पेपर एक लेकर आए हैं जो 19 जुलाई को हुआ था। ठीक, देखिएगा 19 जुलाई को 19 जुलाई 2021 को ये पेपर हुआ था। ठीक, और ये फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था। ठीक, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए ऑनलाइन प्रयास के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है। आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन का जिक्र किया था कि फ्लेमिंग का जो दाहिने हाथ का नियम होता है, ठीक हो गया, दाहिने हाथ का नियम कुछ इस प्रकार से रहता है कि हम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि हमारी जो तर्जनी अंगुली है, ठीक, प्रथमा अंगुली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाए और हथेली पाम, ठीक, वो धारा की दिशा को दिखाए या मध्यमा धारा की दिशा, मध्यमा या पाम में से एक चीज़ धारा की दिशा को दिखाए, और अंगूठा किसकी दिशा को दिखाए, लगने वाले बल या गति की दिशा को दिखाए। ठीक हो गया। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष चालक की गति, चालक में प्रेरित विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रेरित धारा की दिशा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष चालक की गति की दिशा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट डज द थंब रिप्रेजेंट इन द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक, सो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अवोगाद्रो संख्या का मान क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अवोगाद्रो नंबर्स। ठीक, जो अवोगाद्रो संख्या होती है इसका मान होता है 6.022 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। ठीक, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के बीच का अनुपात जिसे स्मॉल m के रूप में प्रदर्शित किया जाता है को किस रूप में जाना जाता है। m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच जो होता है, ठीक, वो आवर्धन को प्रदर्शित करता है। ठीक हो गया। बात करेंगे माइनस इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, तो दर्पण के आवर्धन को दिखाता है। एम एच इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू नॉर्मल सा वी अपॉन यू होगा, तो ये लेंस के आवर्धन को इंडिकेट करता है। तो जो यहाँ पे m है वो आवर्धन को प्रदर्शित करता है। कहता है द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिनोटेड एज स्मॉल m इज नोन एज मैग्निफिकेशन। सो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक संकुल में केंद्रीय धातु आयन के रूप में कार्य करता है ऑरेनियस अम्ल, ठीक, लुईस क्षार, ब्रास्टेड अम्ल और लुईस अम्ल। ठीक हो गया। द सेंट्रल मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स एक्ट्स एज, ठीक, आर्हेनियस एसिड, लुईस एसिड, ठीक, ब्रास्टेड एसिड और लुईस एसिड कह रहे हैं, ठीक, लुईस बेस और लुईस एसिड। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ये लुईस अम्ल की तरह काम करता है, लुईस एसिड की तरह काम करता है। किसी कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु आयन ये लुईस एसिड के रूप में कार्य करता है। ठीक, लुईस की परिभाषा के अनुसार लुईस एसिड एक ऐसा पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन जोड़ी स्वीकार कर सकता है, जबकि लुईस बेस एक ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन जोड़ी को दान कर सकता है। ठीक हो गया। तो ये लुईस एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन। ठीक, अधिवृक्क ग्रंथि, अंडाशय, थायराइड और पीयूष ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक हो गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, किसी मिट्टी को रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है, या किस मिट्टी को रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा और काली मृदा। ठीक हो गया। विच सॉइल इज नोन एज रेगर सॉइल। ठीक, तो रेगर जो मृदा है
रेगर मृदा, काली मिट्टी को रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है और यह मिट्टी कपास की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है। ठीक, इन मृदाओं को कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में सर्वाधिक विविधता वाले राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है? 15, 12, 17 और 21। तो विविधता वाले राष्ट्रों की कुल संख्या 17 है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नेशंस विद द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17। विश्व में विशाल विविधता वाले देशों की कुल संख्या 17 है और इन्हीं 17 देशों में दुनिया के लगभग 70% पौधों और जानवरों की प्रजातियां हैं और ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधी या उपोष्णकटिबंधी क्षेत्रों में स्थित हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, अमीनो मीथेन के साथ एल्कोहलिक अमोनिया की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। ठीक हो गया। अमीनो मीथेन निम्न में से किसके साथ एल्कोहल अमोनिया की अभिक्रिया से प्राप्त होता है? ठीक हो गया। अमीनो मीथेन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कोहलिक अमोनिया विथ। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो CH3I है। ठीक हो गया, CH3I है। ठीक हो गया कि अमीनो मीथेन एल्कोहल युक्त अमोनिया की CH3I के साथ प्रतिक्रिया करने से प्राप्त होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है CH3I। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से किस बांध को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है? अलमट्टी बांध, टिहरी बांध, पोंग बांध और KRS बांध। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पोंग बांध को जानते हैं हम लोग महाराणा प्रताप सागर के नाम से। ठीक, पोंग बांध को प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध हिमाचल प्रदेश के निचले जिले में व्यास नदी पर स्थित है। ठीक हो गया। 1975 में निर्मित यह भारत का सबसे ऊंचा मिट्टी का बांध है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की मुख्य भूमि में उपोष्णकटिबंधी पश्चिमी जेट धाराएं कहाँ स्थित हैं? 35 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे और 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे। ठीक हो गया। तो ये 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक हो गया। वेयर आर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स लोकेटेड इन द इंडिया मेनलैंड? ठीक हो गया। तो 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। विस्थापन में परिवर्तन और उस समयांतराल के बीच का अनुपात जिसमें विस्थापन होता है क्या कहलाता है? ठीक हो गया। विस्थापन में परिवर्तन और उस समयांतराल के बीच का अनुपात, मतलब विस्थापन और समय का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है कह रहे हैं। ठीक हो गया। तो विस्थापन और समय का जो अनुपात होता है वो वेग कहलाता है। ठीक हो गया। विस्थापन में परिवर्तन और उस समयांतराल के बीच का अनुपात, तात्क्षणिक चाल नहीं होगा, ठीक, औसत चाल भी नहीं होगा, तात्क्षणिक वेग नहीं, औसत वेग होगा ही। ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औसत वेग। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम इंटरवल इन विच द डिस्प्लेसमेंट अकर्स कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, DNA का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNA? तो DNA का जो फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। DNA एक अणु है जो अनुवांशिक जानकारी रखता है और इसमें एक डबल हेलिक्स संरचना होती है। ठीक हो गया, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया युग्मज से भ्रूण के विकास को संदर्भित करती है? ठीक हो गया। तो भ्रूणोद्भव, ठीक, और डिंबजनन, शुक्राणुजनन और निषेचन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भ्रूणोद्भव। ठीक हो गया। भ्रूणोद्भव एक ऐसी प्रक्रिया है, एक वह प्रक्रिया है जो युग्मनज से भ्रूण के विकास को संदर्भित करती है। ठीक हो गया। ये भ्रूण जनन है। ठीक हो गया, जिसे भ्रूणोद्भव भी कहा जाता है, भ्रूण जनन या भ्रूणोद्भव भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है।
अंतरावस्था केंद्रक में निम्नलिखित में से कौन से अत्यधिक विस्तारित और विस्तृत केंद्रक प्रोटीन फाइबर है? अंतरावस्था केंद्रक में निम्नलिखित में से कौन से अत्यधिक विस्तारित और विस्तृत केंद्रक प्रोटीन फाइबर है? परिकेंद्रक स्थान, उपकेंद्रक, क्रोमैटिन और केंद्रक द्रव्य। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है क्या? क्रोमैटिन। ठीक हो गया। क्रोमैटिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाने वाला एक पदार्थ है और यह डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, ठीक, जो गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। तो क्रोमैटिन इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाईली एक्सपेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स इन द इंटरफेज न्यूक्लियस? तो इसका राइट आंसर है क्रोमैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? 20 हर्ट्ज से कम जिनकी आवृत्ति होगी उन ध्वनियों को क्या कहते हैं? What are sounds with frequency less than 20 hertz called? अवध्वनिक, पराध्वनिक, अपश्रव्य और प्राश्रव्यिकी। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इनको अपश्रव्य, ठीक, इंफ्रासोनिक वेव्स हम लोग कहते हैं। ठीक, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनियों को अपश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। अपश्रव्य की जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। और पराध्वनिक जो है, ठीक हो गया, जो पराध्वनिक होती है उसकी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति होती है। ठीक हो गया। और अवध्वनिक जो होता है ये अपश्रव्य के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, अपश्रव्य के लिए प्रयुक्त होने वाला एक सामान्य शब्द है। प्राश्रव्य की, ये जो प्राश्रव्य की जो है ये ध्वनि की आवृत्तियों से संबंधित नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन मध्यकाय मेसोसोम के विस्तार का एक रूप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेसोसोम? ठीक हो गया। पुटिका, पिल्ली, शैवाल तंतु और फिम्ब्रिया, झालर। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, पुटिका। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है पुटिका। ये इसको पेसिकल भी कहते हैं। ठीक है, वेसिकल। ठीक, और मेसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की ओर मुड़े हुए भाग होते हैं और वे पुटिकाओं, नलिकाओं या लैमली का रूप ले सकते हैं। माना जाता है कि ये संरचनाएं कोशिका झिल्ली के सतह क्षेत्र को बढ़ाती है, विस्तार करती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। तापमान और ऊष्मा क्या है? ठीक हो गया। क्रमशः अविस्तारी और विस्तारी गुणधर्म, क्रमशः विस्तारी और अविस्तारी गुणधर्म और अविस्तारी गुणधर्म। ठीक हो गया। टेम्परेचर एंड हीट आर, ठीक, ये कह रहा है कि भैया कौन तापमान और ऊष्मा क्या है? ठीक हो गया। तो क्रमशः अविस्तारी और विस्तारी गुणधर्म है। ठीक हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तापमान जो होता है अविस्तारी गुणधर्म है क्योंकि यह पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, और ऊष्मा जो है एक ये विस्तारी गुणधर्म है क्योंकि यह पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय प्रतिरक्षी विषाणु के संचरण का कारण हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय प्रतिरक्षी विषाणु के संचरण का कारण हो सकता है? खांसी, रक्ताधान, मच्छर का डंक और संदूषित भोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस? ठीक, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो होता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय प्रतिरक्षी विषाणु के संचरण का कारण हो सकता है कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रक्ताधान। ठीक हो गया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसका राइट आंसर है। ठीक, रक्त आधान का मतलब होता है ये जो होता है, ठीक, संचरण का कारण जो होता है वो असुरक्षित यौन संपर्क, संक्रमित सुइयों को साझा करना। ठीक हो गया। जन्म के दौरान संक्रमित माँ से उसके बच्चे में संक्रमण हो जाना, ठीक, वर्टिकल ट्रांसमिशन द्वारा। ठीक हो गया। तो ये रक्ताधान इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए आमाशय में
निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक हो गया। तो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए आमाशय में जो उत्पन्न अम्ल होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक टू फैसिलेट द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम कह रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्लोरेला किस प्रकार का जीव है? ठीक है, कवक, जीवाणु, शैवाल और विषाणु। ठीक, क्लोरेला इज व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म? ठीक हो गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्लोरेला प्रोटीन से भरपूर एक सूक्ष्म शैवाल होता है, सूक्ष्म शैवाल होता है, एल्गी होता है। ठीक हो गया। इसमें तीन प्रमुख बायोपॉलीमर होते हैं। इस प्रोटीन, इसमें जो प्रोटीन होता है, ठीक हो गया, इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 51 से 60% होती है। ठीक, 51 से 60%। और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट जो इसमें होता है वो 12 से 30% होता है। और इसमें लिपिड होता है, लिपिड का अमाउंट जो है वो 4 से 22% होता है। ठीक हो गया। तो क्लोरेला किस प्रकार का जीव है? तो एक शैवाल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, कार्बन चक्र में पौधों के लिए कार्बन का स्रोत क्या है? मिट्टी में मौजूद जीवाश्म, जल से कार्बनिक यौगिक, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट चट्टानें। व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्बन ऑफ प्लांट्स इन द कार्बन साइकिल? कार्बन चक्र में पौधों के लिए कार्बन का जो स्रोत है वो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, तो इसमें इससे रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाया हुआ है। 3 प्रोटॉन, 4 न्यूट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, पूछ रहा है हमसे। ठीक हो गया। 3 प्रोटॉन, 4 न्यूट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 6, 4, 3 और 7। What will be the mass number of an atom having 3 protons, 4 neutrons and 3 electrons कह रहा है। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या या मास नंबर को निकालने के लिए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, ठीक, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या धन किसकी संख्या होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक हो गया। तो प्रोटॉनों की संख्या हमारे पास कितनी गिवन है? 3 गिवन है। तो 3 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। तो कितना हो गया? 7। तो इसका राइट आंसर 7 है, 7। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह की गतिज ऊर्जा की प्रकृति क्या होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य और नगण्य। तो इसकी प्रकृति धनात्मक होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv² होता है। तो द्रव्यमान तो हमेशा धनात्मक ही रूप में होगा। ठीक हो गया। तो वेग माना ऋणात्मक भी होगा, चाहे वेग क्या होगा? धनात्मक होगा। तो ऋण का जो वर्ग होता है वो भी धन होता है, और धन का वर्ग भी क्या होता है? धन ही होता है। तो इसको हम लोग धनात्मक फॉर्म पे ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। व्हाट इज द नेचर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ? तो पॉजिटिव इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, प्रणाली की कुल यांत्रिक ऊर्जा तभी संरक्षित होती है जब उस पर कार्य करने वाले सभी बल होते हैं। सभी बल होते हैं वो संरक्षी बल होने से होगा। ठीक हो गया। The total mechanical energy of system is conserved only when all forces acting on it is conservative। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, संरक्षी बल का मतलब क्या होता है? संरक्षी बल एक ऐसा बल होता है जो पथ पर निर्भर नहीं करता है, स्वतंत्र होता है पथ से। ठीक हो गया। और असंरक्षी बल वह बल होता है जो पथ पर निर्भर करता है। ठीक हो गया। वो पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे पूछ रहा है कि एक इनमें से किसी एक, ठीक हो गया, एक में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक को घुमाने के लिए किया जाता है ताकि बिजली का उत्पादन किया जा सके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एक में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाने के लिए किया जाता है ताकि बिजली का उत्पादन किया जा सके, जिसका उपयोग मुख्य रूप से उद्योगों में किया जाता है। क्या कहलाता है? ठीक हो गया। तो 25 जो है उसका
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। ठीक, इन अ मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू रोटेट अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विच इज मेनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। ठीक हो गया, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है? बेसल सम्मेलन, रॉटरडैम सम्मेलन, रामसर सम्मेलन, वियना सम्मेलन। इन सभी सम्मेलनों को आप मेरे प्रीवियस लेक्चर बंदर होगा कि चेक करेंगे तो इसमें मैंने बेसल सम्मेलन, रॉटरडैम सम्मेलन, रामसर सम्मेलन और वियना सम्मेलन किस किस चीज़ से संबंधित है पूरा लिखाया हुआ है। ठीक हो गया, लेक्चर के बीच में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए थे तो मैंने इनके पूरे एक्सप्लेनेशन वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है? तो कौन सा है? रामसर सम्मेलन है। ठीक हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स? सो रामसर कन्वेंशन है राइट आंसर। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से ऊर्जा के अक्षय स्रोत का उदाहरण कौन सा है? ठीक हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? अक्षय स्रोत में भी आपको समझ में नहीं आए, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, तो रिन्यूएबल सोर्स हम समझ सकते हैं। ठीक हो गया, नवीकरणीय स्रोत हम लोग कह सकते हैं जिसको। ठीक हो गया, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, सोलर और कोयला। तो सोलर बेस्ट है, सोलर इसका राइट आंसर होगा। ठीक हो गया, सोलर या सौर नवीकरणीय स्रोत होता है। ठीक हो गया, तो सोलर इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। संवेग में नियत परिवर्तन उत्पन्न करने हेतु थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला एक बड़ा बल क्या कहलाता है? तो आपको बताया गया था, ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उसके लेक्चर, जो प्रीवियस लेक्चर आप देखोगे हमारे अपलोड किए हुए, तो उसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगा। आवेग इज डिनोटेड बाय, मैंने जे बताया था, तो आवेग इज इक्वल टू होता है क्या? फोर्स इंटू डेल्टा ऑफ कितना? टी। या फिर मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था आवेग का कि आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन। ठीक हो गया, संवेग परिवर्तन। तो देखिए, संवेग में नियत परिवर्तन उत्पन्न करने हेतु थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला एक बड़ा बल क्या कहलाता है? तो आवेगी बल कहलाता है, इम्पल्सिव फोर्स कहलाता है। व्हाट इज अ लार्ज फोर्स कॉल्ड विच एक्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ कॉन्स्टेंट चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्सिव फोर्स। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस वर्ग की सहायक का उपयोग विपर्यासी लक्षणों के आधार पर पौधों और जंतुओं की पहचान के लिए किया जाता है? मैनुअल, मोनोग्राफ, कुंजी और कैटलॉग। ठीक हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमी एड्स इज यूज टू आइडेंटिफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ थिक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स? ठीक हो गया, मैनुअल, मोनोग्राफ, की और कैटलॉग। ठीक हो गया, तो की है कुंजी, जिसके आधार पर हम लोग इनको क्या कर सकते हैं? वर्ग की सहायता का उपयोग कर विपर्यासी लक्षणों के आधार पर पौधों और जंतुओं की पहचान की जा सकती है। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका द्रव्य में मौजूद तंतुमय प्रोटीनों संरचनाओं का एक विस्तृत नेटवर्क है? कोशिका पंजर, पक्षमाभ, कशाभिका और राइबोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाबोरेट नेटवर्क टू ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म? ठीक हो गया, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका द्रव्य में मौजूद तंतुमय प्रोटीन संरचनाओं का एक विस्तृत नेटवर्क है? देखिए, थोड़ा सा हिंदी के वर्ड्स माने इसके कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं हमें, तो थोड़ा एक बार अच्छे से 2-3 बार हम लोगों को क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा, तो इसका आंसर प्रॉपर तरीके से हमें आ पाएगा। तो ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका द्रव्य में मौजूद तंतुमय प्रोटीन संरचनाओं का एक विस्तृत नेटवर्क है? तो कोशिका पंजर है। ठीक हो गया, कोशिका पंजर है। ठीक, साइटोस्केलेटन। ठीक हो गया, साइटोस्केलेटन। ठीक, इसका राइट आंसर है साइटोस्केलेटन, कोशिका पंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
31, वह रेखा जिसके चारों ओर एक दृढ़ पिंड अपने चारों ओर घूमता है क्या कहलाता है? What is the line about which a rigid body revolves around itself called? ठीक हो गया, अभिकेंद्री गति, घूर्णन अक्ष, लोटनी गति, अपकेंद्री अक्ष, ठीक, सेंट्रीपिटल मोशन, रोटेशन एक्सिस, रोलिंग मोशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सिस। तो ये घूर्णन अक्ष होता है जिसके परिता कोई वस्तु घूम रही होती। वह रेखा जिसके चारों ओर एक दृढ़ पिंड अपने चारों ओर घूमता है क्या कहलाता है? घूर्णन अक्ष, रोटेशन एक्सिस कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक, संपर्क में सतहों पर अभिलंब संपर्क बल के घटक को क्या कहा जाता है? अभिलंब प्रतिक्रिया, सामान्य प्रतिक्रिया, उत्प्लावकता, घर्षण और तनन। ठीक, तो अभिलंब प्रतिक्रिया या सामान्य प्रतिक्रिया कहलाता है। तो राइट आंसर इज अभिलंब प्रतिक्रिया या सामान्य प्रतिक्रिया या फिर नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 33। तो आप लोगों ने एनालाइज किया होगा आपके 33 आउट ऑफ कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक। तो कमेंट सेक्शन में आप इसके आंसर्स बता सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, एस्पिरेंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन जितने भी हम लोग वीडियो लेक्चर अपडेट करते हैं वो खाली थंबनेल को देख के कमेंट सेक्शन में आके कोई भी कमेंट कर देते हैं, ठीक हो गया। तो एक बार आप वीडियो लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखिएगा। जिस क्वेश्चन में डाउट होता है, जिस वर्ड को लेकर डाउट आता है, जिस क्वेश्चन के आंसर को लेकर डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पटवारी और वीडियो के सिलेबस को डिस्कस किया था। तो मैंने एक जाके आप देखेंगे तो मैंने ऑफिशियल जो UKSSC की साइट से एक उन्होंने सिलेबस अपलोड किया हुआ है। मैंने वो सिलेबस को भी प्रॉपर मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। वो वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। और मैंने एक दूसरी वीडियो अपलोड करी कि पटवारी और वीडियो को लेके सिलेबस का निचोड़ क्या हो सकता है। एक UKSSC के सिलेबस का निचोड़ करके मैंने एक कंटेंट डाला हुआ है, ठीक हो गया। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे उसमें कि भैया ये सिलेबस नहीं है, गलत सिलेबस है, ठीक हो गया। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि निचोड़ था कि शॉर्ट टाइम पीरियड में हम किसी भी चीज़ की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किन किन टॉपिक्स को लेके करें कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और हमारे मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाएं। तो मैंने वो वीडियो ऐसा डाला हुआ है, ठीक हो गया। तो उसको ऑफिशियल से कंपैरिजन करके गलत नहीं बोलिए आप, ठीक। या तो फिर उसके अंदर का सिलेबस प्रॉपर आप चेक कीजिएगा, क्या समराइज़ मैंने पोर्शन मतलब कितना पोर्शन समराइज़ करके निकाला हुआ है, वो आप पूरा वीडियो लेक्चर देख के तब आप कमेंट कीजिएगा, ठीक। तो इसमें भी यही है कि आपको किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में आएंगे तो डेफिनेटली मैं आंसर करूँगा। मैं ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स को आंसर करता हूँ, ठीक हो गया। तो कोई भी आपको वीडियो चाहिए या फिर कोई टॉपिक पे आपको डाउट होता है, जितने क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का, C2H5OH का IUPAC नाम क्या है? तो C2H5OH का जो IUPAC नेम होता है वो क्या है? फिनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल और मिथेनॉल, ठीक हो गया। तो ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो C2H5OH का जो IUPAC नाम होता है वो इथेनॉल होता है, ठीक हो गया। तो उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ C2H5OH? तो इथेनॉल इसका राइट आंसर है। तो ऑनलाइन प्रयास के साथ आप बने रहिए। आपको वन दरोगा से संबंधित सारे के सारे प्रैक्टिस सेट्स और स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ पटवारी, लेखपाल और वीडियो से संबंधित वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।